हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपका मेंटर अरविंद आर्य आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे पेपर सॉल्यूशन, और पेपर सॉल्यूशन में आज एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। ये सारा पेपर सॉल्यूशन जितना भी है हमने 2018 का किया है, जो 21 का मॉडल पेपर चल रहा है, इसके बाद हम 19 का सॉल्व करेंगे। ये सारे पेपर आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इसको क्या है कंटिन्यूटी में करते हैं तो फिजिक्स में बड़ी आसानी से आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे। लेकिन आपको करना सीरियसली है, ये सारे पेपर आप अच्छे से सीरियसली तरीके से इनको सॉल्व करते चलें। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है, हमने ये अक्षीय स्थिति पढ़ रखी है पहले। विद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए, द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ये पढ़ रखा था यहाँ तक। सॉरी, आज का हमारा टॉपिक है स्थिर वैद्युतिकी के लिए गाउस का नियम लिखिए। समरूप आवेशित परिमित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए और आवश्यक चित्र बनाइए। ये करना है आपको आज। क्या है? समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका के कारण। तो देखो, इसमें दो आपके एप्लीकेशन है गाउस की प्रमेय के। एक तो चालक पट्टिका और एक कुचालक पट्टिका, दो एप्लीकेशन है। तो आज हम बात करेंगे किसकी? चालक पट्टिका की। तो सबसे पहले स्थिर वैद्युतिकी के लिए गाउस का नियम लिखेंगे। तो गाउस का नियम देखें क्या कहता है। तो हम बात करते हैं पहले गाउस के नियम की, स्थिर वैद्युतिकी से संबंधित गाउस का नियम। ठीक है, तो देखिए ये होगा हमारा, ये 4 नंबर में है क्वेश्चन, गाउस का नियम। पहले लिख लेते हैं हम गाउस का नियम क्या कहता है। ये गाउस का नियम क्या है? स्थिर वैद्युतिकी में गाउस का नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है। मान लो कि ये एक बंद पृष्ठ बना रखा है हमने, इस बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश उपस्थित है +Q। ठीक है, या हम कई आवेश उपस्थित कर दें। तो हम पहले नियम लिखते हैं, क्या कहता है ये नियम। इस नियम के अनुसार क्या कहता है ये? इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, ठीक है, क्या बताया? इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश के आवेश के 1/ε0 गुना होता है। ये गाउस का नियम कहता है हमारा। क्या कहता है? इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है। अर्थात आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? हम ये लिखें, अर्थात फाई बराबर, ये फाई को फ्लक्स कहते हैं, फाई बराबर 1/ε0 इंटू Q, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर देखें यहाँ पे हम आगे बात करें कि यदि बंद पृष्ठ के अंदर n आवेश उपस्थित हैं, ये तो इसके अनुसार हो गया। लेकिन अगर मान लो हमने बंद पृष्ठ बना दी और बंद पृष्ठ के अंदर n आवेश उपस्थित हैं, तो हमने ये एक बंद पृष्ठ बनाई इस तरह से, और यहाँ पे Q1, Q2, Q3 डैश डैश डैश
ऐसे Qn आवेश उपस्थित हैं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, यदि बंद पृष्ठ के अंदर, यदि बंद पृष्ठ के अंदर Q1, Q2, Q3 डैश 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 Qn आवेश उपस्थित हैं, Qn आवेश उपस्थित हैं, Qn आवेश उपस्थित हैं, तब बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, तब बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, तो उस स्थिति में कुल विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, बंद पृष्ठ से जो फ्लक्स निकलेगा, कुल विद्युत फ्लक्स, तो ये बनेगा आपका फाई बराबर 1/ε0 इंटू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डैश 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 अप टू Qn। इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो ये बनेगा फाई बराबर 1/ε0 इंटू सिग्मा Q। ये गॉस का नियम हो गया। ठीक है, गॉस का नियम आप इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करें और आराम से इसको नोट कर लें। गॉस का नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है, अर्थात फाई बराबर 1/ε0 इंटू सिग्मा Q। अब ये बंद पृष्ठ बना दिया या गॉसियन पृष्ठ बना दिया जिसमें Q1, Q2, Q3 डैश 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 Qn आवेश उपस्थित हैं, तब बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्या आएगा, फाई बराबर 1/ε0 इंटू सिग्मा Q। समझ पा रहे हैं आप बात को। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन जो था स्थिर वैद्युतिकी के लिए गॉस का नियम लिखिए, वो हो गया। अब आपसे पूछा समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए इसको हम हटा देते हैं। अब हम बात करते हैं समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ध्यान दें, हम बात कर रहे हैं समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको पढ़ना है हमको। क्या, समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान दें, समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका, तो हमने माना ये एक अपरिमित चालक पट्टिका है। कैसी पट्टिका लेना है हमको, अपरिमित चालक पट्टिका लेना है। डायग्राम थोड़ा बढ़िया बना लेते हैं। हमने कहा ये माना एक अपरिमित चालक पट्टिका है इस प्रकार की। इस तरह से हमने क्या किया, इसको, इस पट्टिका को बनाया। माना एक चालक पट्टिका हो गई है। ठीक है, माना एक चालक पट्टिका है जिसका पृष्ठ अपरिमित है, तो इसका मतलब है सभी ओर से इसकी लंबाई आगे बढ़ेगी। तो जैसे अपरिमित है तो ये कुछ इस प्रकार की होगी।
आगे की तरफ इस तरह से जाएगी, यहाँ भी, इधर भी इस तरह से आगे बढ़ेगी। ठीक है, ये इस तरह से, ये एक अपरिमित चालक पट्टिका है। तो माना एक अपरिमित चालक पट्टिका, ठीक है, एक अपरिमित मतलब अनंत लंबाई की चालक पट्टिका है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल S हो गया। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया? S। अब हम क्या करते हैं, इस पट्टिका को जब प्लस क्यू आवेश देते हैं, प्लस क्यू आवेश देने पर यह आवेश चालक पट्टिका के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। चालक पट्टिका के पृष्ठ पर इस तरह से, पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इस तरह से ये पट्टिका के पृष्ठ पर बट जाएगा, ऐसे ये डिवाइड हो जाएगा, बट जाएगा ये जो आवेश है चालक पट्टिका के पृष्ठ पर। ठीक है, तो माना एक अपरिमित चालक पट्टिका जिसका पृष्ठीय आवेश मतलब पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या हो गया? सिग्मा। ठीक है, अपरिमित चालक पट्टिका है और चालक पट्टिका का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया? S। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे देखो, माना एक अपरिमित चालक पट्टिका, ठीक है, जिससे जब प्लस क्यू आवेश देते हैं, माना एक अपरिमित चालक पट्टिका, माना एक अपरिमित चालक पट्टिका जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल S है, पृष्ठीय क्षेत्रफल S है। जब इसे प्लस क्यू आवेश देते हैं, जब इसे प्लस क्यू आवेश देते हैं, जब इसे प्लस क्यू आवेश देते हैं, तब यह आवेश चालक पट्टिका के पृष्ठ पर, तब यह आवेश चालक पट्टिका के पृष्ठ पर, चालक पट्टिका के पृष्ठ पर एक समान रूप से, पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, एक समान रूप से वितरित हो जाता है। अतः पट्टिका का पृष्ठीय आवेश घनत्व हो जाता है। अतः पट्टिका का पृष्ठीय आवेश घनत्व, पट्टिका का पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या आएगा? सिग्मा बराबर Q अपॉन S। ये पृष्ठीय आवेश घनत्व हो गया, सिग्मा बराबर Q अपॉन S। इसका इधर गुणा करेंगे तो Q इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा S, समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये हमने क्या ज्ञात कर लिया? पट्टिका का पृष्ठीय आवेश घनत्व ज्ञात कर लिया, क्योंकि इसके पृष्ठ पर यह आवेश वितरित हो रहा है। कहां पर हो रहा है? पृष्ठ पर आवेश वितरित हो रहा है। अब आवेशित पट्टिका के कारण, ठीक है, गॉस की प्रमेय के द्वारा विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे पट्टिका के बाहर स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P लिया, जिस पर इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या कहा? चालक पट्टिका की सतह से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है,
जिस पर हमको क्या करना है, पट्टिका के आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चालक पट्टिका की सतह से, इसके बाद क्या लिखेंगे, चालक पट्टिका की सतह से, चालक पट्टिका की सतह से स्मॉल आर दूरी पर, ठीक है, पक्षिका स्मॉल आर दूरी पर, सतह से आर दूरी पर, इधर की तरफ मतलब आर दूरी पर। तो चालक पट्टिका की सतह से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, एक बिंदु P स्थित है, जिस पर पट्टिका के आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, जिस पर पट्टिका के आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। पट्टिका के आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, क्या बताया, चालक पट्टिका की सतह से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर पट्टिका के आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो ये पट्टिका हो गई, इसकी सतह से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, इस बिंदु P पर हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, पहले इतना नोट कर लें आप। ठीक है, उसके बाद हम आगे बता देते हैं। ये आपका लिखा है पृष्ठीय। ठीक है, इतना आप नोट कर लें, इसके बाद हम आगे सीखेंगे। फटाफट वीडियो को पॉज करें और ये नोट कर लें इतनी बात। ठीक है, अच्छा, इसका जो हम समीकरण नंबर 1 है वो यहाँ लिख लेते हैं। क्या आया था, Q इज इक्वल टू, जो हमारे काम आएगा आगे, Q इक्वल टू सिग्मा S, ये पहला समीकरण आया था। ठीक है, अच्छा, फिर देखें आगे। इसके बाद जब हम आगे बात करेंगे, इस तरह से ये आपका आ गया था क्या, Q इज इक्वल टू कितना, सिग्मा S। अब हमने क्या कहा, पट्टिका की सतह से स्मॉल आर दूरी पर, ये पट्टिका की सतह है, सतह से स्मॉल आर दूरी पर पट्टिका के बाहर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, इतना लिखा था हमने। अब देखो हमने क्या किया, स्मॉल आर को त्रिज्या मानते हुए या स्मॉल आर को दूरी मानते हुए हमने क्या किया, यहाँ पे एक बंद पृष्ठ का निर्माण किया या गॉसियन पृष्ठ का निर्माण किया। स्मॉल आर को दूरी मानते हुए हमने यहाँ पे एक बंद पृष्ठ बनाया या हमने एक गॉसियन पृष्ठ बनाया। आर को दूरी मानते हुए यहाँ पे हमने क्या किया, एक बंद पृष्ठ बनाते हैं या गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं, क्योंकि हमको पता है ये आवेश जो है वो बंद पृष्ठ या गॉसियन पृष्ठ के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या लिखा कि देखो, पट्टिका की सतह से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इतना लिखा। तब स्मॉल आर को दूरी मानते हुए, तब स्मॉल आर को दूरी मानते हुए एक बंद पृष्ठ का निर्माण करते हैं, एक बंद पृष्ठ का निर्माण करते हैं, एक बंद पृष्ठ का निर्माण करते हैं, एक बंद पृष्ठ का निर्माण करते हैं
करते हैं या गॉसियन पृष्ठ का, एक बंद पृष्ठ का निर्माण करते हैं या गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करते हैं, या गॉसियन बंद पृष्ठ का निर्माण करते हैं, या गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करते हैं। ठीक है, गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करते हैं। ये बात समझ में आ गई? क्या बताया आपको कि तब स्मॉल r को दूरी मानते हुए एक बंद पृष्ठ का निर्माण करते हैं, गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करते हैं। ये बंद पृष्ठ या गॉसियन पृष्ठ बना दिया। तो यहाँ पर हमने ये जो गॉसियन पृष्ठ है, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने पढ़ा एक सदिश राशि है, और इस धनावेश के कारण इसकी दिशा जो होगी वो बाहर की ओर बनेगी, ऐसे ई वेक्टर। इस सतह पर हम अभिलंब बनाएंगे तो ऐसे बनेगा एन कैप। ये पहली सतह मान ली हमने S1, और ये जो पृष्ठ लिया है ये हो गया आपका DS1 अल्पांश पृष्ठ। एक बंद पृष्ठ इधर बना दिया हमने इस तरह से। ठीक है, ये DS2 बन गया, ये सतह S2 हो गई, और इस पर हमने अभिलंब बनाया तो ये कितना बन गया एन कैप इधर की तरफ। एक हमने बंद पृष्ठ इधर बनाया। अब अगर आप इधर बनाते हो बंद पृष्ठ, एक ये S1 हो गया, ये वाला पृष्ठ S2 हो गया, और एक पृष्ठ हमने इधर बनाया है, तो इधर अभिलंब अंदर की तरफ बनेगा ऐसे। ठीक है, अंदर की तरफ। और ये हो गया आपका ये बंद पृष्ठ DS3। ये क्या बन गया DS3। ये तीन पृष्ठ बना दिए, DS1 DS2 DS3। ये S1 हो गया, S2 पृष्ठ ये बन गया, और ये हो गया S3 पृष्ठ। ठीक है, ये आपका अभिलंब हो गया सतह पे एन कैप। तब ये आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया है ना। तो आपको डायग्राम को भी कंप्लीट करना है। आर को दूरी मानते हुए एक बंद पृष्ठ का निर्माण करते हैं, गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करते हैं। आप इतना नोट कर लें। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। तब बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, क्या लिखेंगे, तब बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। इसके बाद तब बंद पृष्ठ से क्या लिखेंगे हम, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। तो हमने लिखा है यहाँ पे, तब बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना आएगा। तो देखिए फाई बराबर पृष्ठीय समाकलन E डॉट ds वेक्टर, ये आपका फ्लक्स आ जाएगा, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब इसके तीन सरफेसेस हैं, कितनी सतह हैं, तीन। एक ये दो, ये गोलीय सतह, ये वक्र पृष्ठ, और ये भी गोलीय सतह। तो हमने लिखा फाई बराबर समाकलन S1, पृष्ठीय समाकलन S1 E डॉट ds1 वेक्टर। ठीक है, प्लस पृष्ठीय समाकलन S2 E डॉट ds2 वेक्टर, प्लस पृष्ठीय समाकलन S3 E डॉट ds3 वेक्टर। ये तीनों सतह हो गई S1 S2 S3। अब एक बात का ध्यान दें कि हमने पढ़ा है किसी भी चालक के अंदर, किसी भी चालक की सतह के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। चालक की सतह के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि गॉसियन पृष्ठ की सतह S3 चालक के अंदर की ओर इंगित करती है। क्या लिखेंगे, गॉसियन पृष्ठ की, गॉसियन पृष्ठ की सतह, गॉसियन पृष्ठ की सतह S3, गॉसियन पृष्ठ की सतह S3 चालक के, कौन सी वाली है, S3 चालक के अंदर की ओर, चालक की सतह के, चालक की सतह के अंदर की ओर, चालक की सतह के अंदर की ओर, अंदर की ओर है,
अतः और चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, अतः इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? शून्य होगी। ये बात समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, तो ये S3 जो सतह बनाई गई है, कौन सी सतह बनाई गई है? S3। ये S3 जो सतह है इसके कारण विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाएगा। तो ये आपका जो फ्लक्स का फॉर्मूला बना वो बना फाई बराबर पृष्ठीय समाकलन S1 E डॉट ds1 वेक्टर प्लस पृष्ठीय समाकलन S2 E डॉट ds2 वेक्टर प्लस तीसरी सतह अंदर की ओर इंगित करती है, इस कारण इसके कारण कितना हो जाएगा? फ्लक्स शून्य हो जाएगा, तो प्लस 0। ये तीसरी सतह चालक के अंदर की ओर इंगित करती है और चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। क्या बात को समझ पा रहे हैं? अच्छा, अब इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो देखिए फ्लक्स का फॉर्मूला आगे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम इसमें आगे चलते हैं, तो ये बनेगा फ्लक्स फाई बराबर अब एक बात ध्यान दें कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, S1 सतह की बात कर रहे हैं, S1 सतह, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और अभिलंब n कैप, ये दोनों एक ही दिशा में, समान दिशा में इधर की तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आप समझ पा रहे हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और n कैप एक ही दिशा में, मतलब इनके बीच में बनने वाला कोण कितना होगा? 0 डिग्री होगा। कितना होगा? 0 डिग्री होगा। तो हमने लिखा समाकलन S1 E ds1 cos 0 डिग्री, E ds1 cos 0 डिग्री। क्या बात समझ पा रहे हैं? अब S2 सतह की बात करें तो देखो विद्युत क्षेत्र ऐसे जा रहा है बाहर की तरफ और अभिलंब इधर बन रहा है ऊपर की तरफ। विद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है, अभिलंब ऊपर की तरफ है। विद्युत क्षेत्र ये है, अभिलंब ऐसे है, मतलब दोनों कितने हो गए? 90 डिग्री पर हो गए। तो S2 सतह के लिए ये कोण कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो हमने लिखा प्लस पृष्ठीय समाकलन S2 E ds2 cos 90, E ds2 cos 90। ये बात समझ पा रहे हैं आप? अच्छा, तो देखो ये फॉर्मूला क्या बना? फाई बराबर समाकलन S1 E ds1, क्योंकि cos 0 का मान 1 होता है, प्लस cos 90 का मान 0 होता है, इसलिए ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आगे अगर हम सॉल्व करें तो ये बनेगा आपका, वैल्यू आएगी फाई बराबर E कांस्टेंट है बाहर लिख दिया, पृष्ठीय समाकलन S1 ds1 बन जाएगा। अब ds1 का जब आप यहाँ पे पृष्ठीय समाकलन करेंगे तो ये बनेगा फ्लक्स फाई बराबर ES1। क्या बन जाएगा? ES1। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दें पृष्ठीय समाकलन S1 ds1 बराबर S1। ठीक है, गॉसियन पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर S भी कह सकते हैं, और क्या कहेंगे? गॉसियन पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गॉसियन पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो इसको पॉज करें और ये इतना नोट कर लें। ठीक है, गॉसियन पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इस तरह से आपको इतना सॉल्व करना है। अब देखो ये हमने कहा कि इस पृष्ठ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा? S1, या हमने इसको क्या माना था? S। इस पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या माना था? S माना था, तो इसलिए S1 की वैल्यू S के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे देखो, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट बनेगा वो क्या बनेगा? नेक्स्ट टर्म ये आएगा हमारा फाई बराबर ES, और ये S
ये S1 के बराबर था, तो ई S1, और हमको पता है चूंकि S1 जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल वो S के बराबर है, क्योंकि इसको हमने S माना है। S माना है तो जो फ्लक्स आएगा फाई बराबर वो आ जाएगा ES, और ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब आगे देखें, गाउस की प्रमेय लगा दी हमने इसमें, और हमने क्या लिखा, गाउस की प्रमेय से, क्या लिखा, गाउस की प्रमेय से, गाउस की प्रमेय से। तो गाउस की प्रमेय क्या कहती है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है, और आवेश को हमने Q माना है। ये हो गया समीकरण नंबर 3। तो हमने लिखा समीकरण 2 एवं 3 से, समीकरण 2 एवं 3 से, समीकरण 2 और 3 से हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं E इंटू एस बराबर 1/ε0 इंटू क्यू। अब Q का मान समीकरण 1 से रखने पर, तो हमने लिखा Q का मान समीकरण 1 से रखने पर, मान समीकरण 1 से रखने पर, और अगर हम यहाँ पे Q का मान समीकरण नंबर 1 से रखेंगे तो ये वैल्यू जो आएगी आपकी वो क्या आ जाएगी, यह जाएगा आपका ES बराबर 1/ε0 इंटू क्यू। क्यू का मतलब कितना है, सिग्मा S, और ये S से ये वाला S कट गया, तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो आएगी E बराबर σ/ε0। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई गॉसियन, मतलब इस अपरिमित चालक पट्टिका के कारण E बराबर σ/ε0। आगे देखें, अगर हम कहें ये सदिश रूप में कितनी आएगी, तो हमने लिखा सदिश रूप में, तो ये आएगी सदिश रूप में आएगी, तो हमने लिखा E वेक्टर बराबर σ/ε0 इंटू n कैप, ये सदिश रूप में आ जाएगी। अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ से, तो ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी पर निर्भर नहीं करती है, मतलब कांस्टेंट आ रही है। कैसी आ रही है, ये नियत आ रही है, कांस्टेंट आ रही है, क्योंकि पृष्ठीय आवेश घनत्व जो है वो दूरी पर निर्भर नहीं कर रहा है। कितनी भी दूरी पर ये बिंदु हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा समान रहेगी। दूसरी बात, ये पृष्ठीय आवेश घनत्व जो है वो सिग्मा के समानुपाती है। तो अगर इनमें हम ग्राफ बनाएं तो हम क्या लिखेंगे कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है अपरिमित चालक पट्टिका के कारण वो दूरी पर निर्भर नहीं करती है। उसका सूत्र क्या आया, E = σ/ε0। क्या फॉर्मूला बना इसका, E = σ/ε0। तो हमने लिखा E = σ/ε0, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई, अर्थात यहाँ से तीव्रता दूरी पर निर्भर नहीं करती है, तीव्रता दूरी पर निर्भर नहीं करती है, और अगर ये दूरी पर निर्भर नहीं करती है तो हम क्या कहेंगे, जो E है वो नॉट डिपेंड ऑन R0, एवं E जो है वो समानुपाती है किसके, पृष्ठीय आवेश घनत्व के। अगर इसमें हम ग्राफ बनाते हैं, किस किस में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और दूरी R में, दूरी R, यहाँ पे क्या लिखा, तीव्रता। तो ये ग्राफ जो बनेगा वो कैसा बनेगा, तो आप ध्यान दें, ये अक्ष के अनुदिश ऐसे बनेगा। देखो दूरी बढ़ाते जा रहे हैं, तीव्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके लिए बनाएं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठीय आवेश घनत्व की, तो यहाँ पे हमने लिखा तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा। आवेश घनत्व कौन सा, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व किसमें, सिग्मा में। अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो एक सरल रेखा मिल जाएगी इस तरह से। यहाँ पे E जो है वो समानुपाती है सिग्मा के, और यहाँ पे E जो है वो डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब कांस्टेंट है R⁻0। ये मूल बिंदु हो गया,
ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। इधर बात करें तो ये y अक्ष हो गया और ये आपका x अक्ष हो गया। ठीक है, तो ये आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आगे इसी का एक पार्ट और है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अथवा में है ये क्वेश्चन, संधारित्र किसे कहते हैं। समांतर पट्टे संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए और आवश्यक चित्र बनाइए। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता। ठीक है, डेफिनेशन अगर हम लिखें तो क्या आएगा, समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता लिखनी है, धारिता की परिभाषा लिखनी है। संधारित्र किसे कहते हैं, तो सबसे पहले संधारित्र को परिभाषित करते हैं। किसको परिभाषित करते हैं हम, सबसे पहले संधारित्र को। तो हम हेडिंग लिखें संधारित्र। तो देखें संधारित्र होता क्या है, डेफिनेशन लिखनी है। तो एक ऐसी युक्ति, क्या लिखेंगे, एक ऐसी युक्ति जिसके आकार आकृति में बिना कोई परिवर्तन किए, एक ऐसी युक्ति जिसके आकार आकृति में बिना कोई परिवर्तन किए जो विद्युत धारिता के मान को बढ़ा देती है, जो विद्युत धारिता के मान को बढ़ा देती है, उसे संधारित्र कहते हैं। क्या हुई परिभाषा, एक ऐसी युक्ति जिसके आकार आकृति में बिना कोई परिवर्तन किए, संधारित्र किसे कहते हैं, एक ऐसी युक्ति जिसके आकार आकृति में बिना कोई परिवर्तन किए जो विद्युत धारिता के मान को बढ़ा देती है, उसे हम क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। क्या बात समझ में आ पा रही है, उसे हम क्या कहते हैं, संधारित्र। अब संधारित्र तीन प्रकार के होते हैं, गोलीय संधारित्र, समांतर पट्टिका संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र। तो हमको बात करनी है यहाँ पे समांतर पट्टे संधारित्र की धारिता का सूत्र स्थापित करना है। किसका सूत्र ज्ञात करना है, समांतर पट्टिका संधारित्र का। ठीक है, ओके बच्चों, तो ये हमारी संधारित्र की धारिता हो गई, का संधारित्र की परिभाषा हो गई। आप क्या करें, इसको एक बार वीडियो को पॉज करें और इसको नोट कर लें। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे, नेक्स्ट समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र ज्ञात करना है। तो देखिए, समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए अगर हम सूत्र ज्ञात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, माना एक समांतर पट्टिका संधारित्र लेना है, माना ये हो गया आपका P, सिरा P पट्टिका हो गई और ये हो गई पट्टिका Q। ठीक है, दोबारा बना देते हैं, माना P एवं Q समांतर पट्टिका संधारित्र की दो पट्टिकाएं हैं। ये एक पट्टिका हो गई आपकी P, ये दो पट्टिकाएं हो गई। ठीक है, तो हमने क्या कहा, माना P एवं Q क्या है, समांतर पट्टिका संधारित्र की दो पट्टिकाएं हैं। इस तरह से
ये P हो गई और ये Q हो गई। तो माना P एवं Q समांतर पट्टिका संधारित्र की दो पट्टिकाएं हैं। प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल कैपिटल A है। माना P एवं Q समांतर पट्टिका संधारित्र की दो पट्टिकाएं हैं, प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल A है। इसको हमने प्लस Q आवेश दिया P पट्टिका को, ठीक है। तो इस पर प्रेरण के द्वारा माइनस Q आवेश उत्पन्न हो जाएगा इस तरह से। इसके बाहरी सतह को हमने क्या किया, भू संपर्कित कर दिया, पृथ्वी से जोड़ दिया, तो इसमें V बराबर आ गया 0, ठीक है। आगे अगर हम चर्चा करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है और धन आवेश के कारण उसकी दिशा जो है वो प्लस से माइनस की तरफ बनेगी, इस तरह से बनेगी। इस तरह से इसकी दिशा बन जाएगी, ठीक है। ये P हो गया, ये Q हो गया। इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व दोनों का समान है, इसका भी पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है और इसका भी सिग्मा है। दोनों पट्टिकाओं के बीच की दूरी कितनी हो गई, D, ये हो गई, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, माना P एवं Q समांतर पट्टिका संधारित्र की दो पट्टिकाएं हैं। माना P एवं Q समांतर पट्टिका संधारित्र की समांतर पट्टिका संधारित्र की, माना P एवं Q समांतर पट्टिका संधारित्र की दो पट्टिकाएं हैं, संधारित्र की दो पट्टिकाएं हैं। प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल कैपिटल A, प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल कैपिटल A एवं दोनों पट्टिकाओं के बीच की दूरी D है, बीच की दूरी स्मॉल d है, ठीक है। तथा प्रत्येक पट्टिका का पृष्ठीय आवेश घनत्व तथा प्रत्येक पट्टिका का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। प्रत्येक पट्टिका का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, ठीक है। तब समांतर पट्टिका संधारित्र की तथा पट्टिकाओं के बीच में एप्सिलॉन r मान का कोई परावैद्युतांक माध्यम स्थित है तथा पट्टिकाओं के बीच एप्सिलॉन r मान का कोई परावैद्युतांक माध्यम स्थित है, कोई परावैद्युतांक माध्यम स्थित है या माध्यम भरा है, ऐसे लिख दें, माध्यम भरा है, ठीक है। तो इसके बीच में एप्सिलॉन r मान का कोई परावैद्युतांक माध्यम हो गया, भरा है। इतना आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। अब हम क्या लिखेंगे, तब समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टिकाओं के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो हम लिखेंगे, इतना आप नोट कर लें। फिर क्या लिखेंगे, तब समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टिकाओं के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तब क्या लिखें, समांतर पट्टिका संधारित्र की
संधारित्र के पट्टिकाओं के मध्य, संधारित्र के पट्टिकाओं के मध्य, पट्टिकाओं के मध्य के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो कितनी आएगी? तो ये अपरिमित पट्टिका है, अपरिमित अचालक पट्टिका है, कुचालक। तो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे तो हमने पढ़ा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है एवं धनावेश के कारण इसकी दिशा आवेश से दूर की ओर, ऋणावेश के कारण आवेश से पास की ओर होती है। तो इसके कारण हमने माना पहली पट्टिका के कारण ये E1 बन रही है और दूसरे के कारण माना E2 बन रही है। E बराबर आएगा आपका क्या? E1 प्लस E2। ठीक है। अब हमने पढ़ा ये अचालक पट्टिका के कारण जो तीव्रता आती है वो आती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक है तो ये भी लिखना पड़ेगा, प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये बात समझ पा रहे हैं? इन दोनों को ऐड कर दें, जोड़ देंगे तो क्या आएगा? E बराबर, पहले तो आप एलसीएम लें, इसका एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा क्या? 2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अभी हमने चालक पट्टिका की ज्ञात की थी, ये अचालक पट्टिका है तो ये आ जाएगा सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, और परावैद्युतांक माध्यम है तो एप्सिलॉन आर का गुणा और हो जाएगा तो आएगा सिग्मा, और यहाँ पे भी आएगा सिग्मा। तो ये जोड़ने पर आएगा क्या आपका? 2 सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। आगे देखें तो ये सॉल्व होके 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जो तीव्रता बनेगी वो बनेगी E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ठीक है। अब अगर हम बात करें तो देखो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, समीकरण नंबर 1। समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टिकाओं के मध्य विद्युत विभव, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? समांतर पट्टिका संधारित्र की, समांतर पट्टिका संधारित्र की, समांतर पट्टिका संधारित्र के पट्टिकाओं के मध्य, समांतर पट्टिका संधारित्र के पट्टिकाओं के मध्य, समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टिकाओं के मध्य, पट्टिकाओं के मध्य विद्युत क्षेत्र की के मध्य विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर, विभवांतर। तो विद्युत विभवांतर कितना आएगा? तो V बराबर आएगा E इंटू डी, दूरी। ये सूत्र होता है विद्युत विभव का, V बराबर E इंटू डी। E का मान समीकरण 1 से रखने पर, यहाँ पे लिखा E का मान, E का मान समीकरण 1 से रखने पर, समीकरण 1 से रखने पर। तो E का मान जब हम समीकरण 1 से रखेंगे तो V बराबर बनेगा, E का मान क्या है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू डी। ये बन गया समीकरण नंबर 2। ठीक है। और आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहें तो अभी बाद में दे दें समीकरण नंबर 2। हमने ऐसा भी पढ़ा है कि पृष्ठीय आवेश घनत्व जो होता है वो होता है आवेश बटे पृष्ठीय क्षेत्रफल Q अपॉन A। तो ये क्या बन जाएगा? V बराबर बनेगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू डी। ये बना समीकरण नंबर 2। ठीक है। फिर संधारित्र की पट्टिकाओं के मध्य विद्युत धारिता, तो हम लिखेंगे संधारित्र के पट्टिकाओं के मध्य, संधारित्र के पट्टिकाओं के मध्य विद्युत धारिता, पट्टिकाओं या समांतर पट्टिका संधारित्र की विद्युत धारिता, ऐसे लिख लें। तब समांतर पट्टिका संधारित्र की, समांतर पट्टिका संधारित्र की विद्युत धारिता, समांतर पट्टिका संधारित्र की विद्युत धारिता, धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा से। तो विद्युत धारिता की परिभाषा क्या कहती है? इसको आप नोट कर लें। ठीक है।
धारिता की परिभाषा आपसे ये कहती है कि C बराबर Q अपॉन V होता है। धारिता की परिभाषा क्या कहती है? C बराबर हम क्या लिखते हैं? Q अपॉन V। V का मान समीकरण 2 से रखने पर, तो हमने लिखा V का मान समीकरण 2 से रखने पर, समीकरण 2 से रखने पर V का मान रख रहे हैं समीकरण 2 से। तो जैसे हम V का मान रखेंगे तो ये बनेगा C बराबर Q अपॉन V। V का मतलब कितना? Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू D। ठीक है, ये तीसरे बटे में इसको ऊपर लिख देंगे तो C बराबर बनेगा Q इंटू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन Q इंटू D। आप देख पाएंगे यहाँ पे कि ये Q से ये Q कैंसिल हो जाएगा, तो समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता आ जाएगी A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन D। ये फॉर्मूला आ गया। क्या करना था? समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए और आवश्यक चित्र बनाइए। तो आपको ये चित्र बनाना था। इसमें अगर आप कंडीशन लगाना चाहें तो हम यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं। क्या कंडीशन लिखेंगे? वायु या निर्वात में एप्सिलॉन R का मान क्या हो जाता है? 1। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं क्या? वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में, वायु निर्वात की बात करें तो एप्सिलॉन R बराबर 1 हो जाएगा। तो धारिता बनेगी C एयर, ईयर में कितनी बनेगी? A एप्सिलॉन नॉट बटे D। एप्सिलॉन R का मान कितना हो गया? 1 हो गया, तो यह जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। और ये कहाँ पे आ गई आपकी? ये आ गई आपकी मीडियम में, माध्यम में। माध्यम में कितनी आ जाएगी? A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R बटे D। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक और नए सॉल्यूशन के साथ में। तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। और ये जो आपको न्यूमेरिकल करवाए जा रहे हैं, जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, इनको जरूर सॉल्व करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।